मैं आपको कहता हूं। लेकिन अब ट्रैकमैन और लोको पायलट में शुरू करने की बात करेगा तो ऑपरेटिंग के लोग क्यों तालियां मारेगा, C&W के लोग क्यों तालियां मारेगा? साला ये उनकी बच्चा लगने वाला, मेरे बच्चा नहीं लगने वाला। ऐसा अगर सोच के हम लोग बैठेगा तो किसी की बच्चा लगने वाला नहीं है। अगर हम सब एक साथ में मिलकर पूरी ताकत लगाओ, किसी ने किसी के लगने दो, लगने के बाद अगर पहले कैसे बोलते रहे इसका लगा तो मेरा क्यों नहीं, तो लगने का चांस ज्यादा है। इसलिए किसी ने किसी को लगाने में हम लोग सब साथ मिलकर लड़ो तो कहीं ना कहीं लग जाएगा। मैं आपको कहता हूं, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा इंजीनियरिंग का बहुत सारे कर्मचारी इधर बीच में, इस कोरोना काल में भी हमारा मुंबई मंडल जैसा एक मंडल, मुंबई मंडल में इसलिए कह रहा हूं, बहुत बड़े बड़े जोनल लेने से बड़ा एक मंडल है मुंबई मंडल, करीब 40,000 कर्मचारी काम करता है। वहां का एक बड़ा अधिकारी एक पेपर में, अखबार में, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी सारे अखबार में उन्होंने एक चीज लिखने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में 1000 दिन का काम है ना, नॉर्मल दिन में जो 1000 दिन का काम, 1000 दिन मतलब 3 साल पकड़ लो, 2 साल, अभी 3 साल बोले तो 365 के हिसाब से लोग हिसाब करेगा, बोलेगा जनरल सेक्रेटरी को मालूम नहीं है, बोला 1000 3 साल नहीं है। ऐसा मत बोलिए भाई, हम लोग वो वाला हिसाब करते, तो आप समझ गया मैं क्या बोलना चाहता। तो कम से कम 1000 दिन का नॉर्मल दिन का काम एक अधिकारी कहता है कि अखबार के जरिए हमारा जो इंजीनियरिंग के लोगों ने 100 दिन में किया। आप इस बात को समझिएगा, मैं आपको कहता हूं 100 दिन में किए कितने काम करा के आप सोच लीजिएगा। पहले ब्लॉक नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, इंजीनियरिंग लोग गले में बैठ गए, सारे काम ब्लॉक भी लिए, काम भी करा लिए, लेकिन शाबाशी कितने दिए मुझे नहीं पता। हर दिन आता कोविड प्रोटोकॉल पीएमओ को ऑफिस से लेके, धन्यवाद है भाई। मैं आप लोगों को भी कहता हूं कोविड प्रोटोकॉल को मानिए, इस बीमारी को खत्म करने की जरूरत है। वैक्सीनेशन लीजिए, नहीं लिया तो कुछ, किसी ने नहीं लिया तो जबरदस्ती करके कराइए, करना जरूरी है। लेकिन हमारा रेल के कर्मचारी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके काम नहीं कर सकता, पटरी बदल नहीं सकता, चक्का बदल नहीं सकता, भी काम कर नहीं सकता, लेकिन दिन रात मेहनत करके हमारा खास करके इंजीनियरिंग के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंस को साइड में रख के जान को खतरे में डाल के हमारा भारत रेल को चलाने का काम किया। इसको नहीं भूलना चाहिए, मैं आपको कहता हूं। और हम लोगों को अगर बोनस मिला है ना, हमको तो भारत रेल की कर्मचारी में यूनियन है, लाल झंडे की यूनियन है, लाल झंडे की फेडरेशन है। कुछ विभाग के लोगों को काम भी करने की जरूरत नहीं पड़ा होगा, लेकिन भारत रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी ने हर दिन की पेमेंट दिलाने के काम अगर किसी ने किए, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने दिया, इसको भूलिएगा नहीं। लोगों ने सोचा भी नहीं, पिछले साल भी इस साल भी बोनस मिलने का काम किया, किए कि नहीं किए, मिले कि नहीं मिले? अरे मिले कि नहीं मिले, जोर से तो बोलो। और जैसा आप सोच रहे कि मिला, बोला साला ये मांग लेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खुशी से बोलेगा कि मिला तो हमको सुनने को भी अच्छा लगता है, कुछ तो मिला आपको। लेकिन कभी आपने देखा कि आपने अगल बगल में जो प्राइवेट में काम करने वाले जो लोग हैं, आपकी दोस्ती होगा ना, किसी मोहल्ले पे रहता होगा, किसी की घर है, किसी की बच्ची है, किसी की माँ बाप है, आपका भी पहचान होगा, कभी देखेंगे देखा उनको पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी है ना खाना तीनों टाइम हो रहा कि नहीं हो रहा, कभी देखा होगा आप लोग सब लाल झंडे के लोग सब अच्छे लोग हैं, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन कभी देखिएगा अगर उसको खाना अगर नहीं मिलता होगा 3 टाइम पे, आपको जो 2 बार जो आपको जो बोनस मिला उसमें से 1000 रुपये उन लोगों को किसी को दीजिएगा, पुण्य मिलेगा, मैं आपको कहता हूँ, पक्का दीजिएगा। हमको नहीं चाहिए, हमने तो दिया, मैंने बोला कि पूरा बोनस दिए, तो एक गवर्नमेंट घूर के मेरे तरफ देख रहा था, ये सच बोल रहा कि नहीं बोल रहा था, हमको पता नहीं के चक्कर में दिया करके बोल रहा, हम दे देंगे, साला बाद में बोलेगा मैंने तो ऐसा मजाक किया था। मैं मजाक नहीं करता, मैं जब से रेल के अंदर भर्ती हुआ तब से मेरा पेमेंट का 10% मैं देता हूँ, मेरे पेमेंट का 10% पहले से। तो एक सोचता कोई गुरुजी मिला था, उन्होंने कहा था कि देना जरूरी है तो देता हूँ, तो बोनस मिला वो भी देता, कहने के लिए नहीं, किसको दिया क्या दिया वो नहीं। आपको मालूम है कि HIV एक जमाने में HIV जो हुआ एड्स है ना, 86-87 के समय में एड्स बोला, तो अभी जो थी कोविड है उससे भी खतरनाक था, उसके तरफ देखने को तैयार नहीं है ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई पापी आ गया। मेरे पास ऐसे भी रेल के अंदर कर्मचारी हैं जो 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की, जबरदस्ती किसी को शादी करके भेजे, ऐसे भी बच्चे लोग हैं जो जिसको HIV पीड़ित है ना। HIV के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर किसी को HIV होगा तो उसको गुप्त रखिएगा, लेकिन उन बच्ची रेल के अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, क्यों पता आपको? वहां जाएगा, केस पेपर जैसे ही बनाएगा वही भाषा सबको बताएगा, देखो देखो आ रहा है, तो उनको जान प्यारा है, इज्जत प्यारा है, जान नहीं। उन्होंने कोई गलती करके नहीं हुआ, लेकिन अपनी इज्जत प्यारा है, इसलिए नहीं जाना चाहता। लेकिन ITF के जरिए हम लोगों के पास भी कुछ फंडिंग सिस्टम है, कम से कम 13 लोगों को हम संभालता हूँ, किसी को पता नहीं कौन है, मैं आपको कहता हूँ यूनियन संभालता हूँ 13 लोगों को, हमें बड़ा खुशी है।
क्योंकि हमें खुशी लगता है इस तरह की चीज करने में। आप लोग भी इस तरह की में ना, कोई किसी की गलती रहेगा तो बड़ा चढ़ा के मत बताइएगा, उसकी परिस्थितियों को समझिएगा, किस हिसाब से हुआ, ये जानबूझ की गलती की कैसी की विरासत में मिले, ये भी देखना जरूरी है। मेरा आपसे कहना, मैं किसी विभाग को लेकर मैं बात कर सकता हूँ, यूनियन को ताकतवर नहीं बनाएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएगा। रनिंग साहब के बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपका मंच पे भी पूरी रनिंग साहब लोग में दिख रहा है ना। रनिंग साहब की माइलेज किसने दिलवाया बताओ? माइलेज मिल गया तो फिर बोलता नहीं जो रेट पूरा था वो मिला नहीं, साला मिल गया तो बोलता रेट पूरा था वो मिला नहीं। पहले तो बोला था कुछ तो दिलाओ। अभी कोई भी हमारा जो है ना वो सीआरबी साहब थे, कौन था भोपाल वाला सीआरबी साहब था, लोहानी साहब। हाँ शादी को जी समझ गया, मुझे लगता है इनके साथ में खाना खाया लगता है ना। जहां भी उतरता था तो हमारा रनिंग साहब का रनिंग रूम में घुसता था, गार्ड साहब किधर खा रहा है, असिस्टेंट ड्राइवर किधर खा रहा है, फिर उधर जाकर साइड में बैठ जाएगा, उसकी रोटी में से एक टुकड़ा निकालेगा और मुंह में डालेगा, फिर उसको बोलेगा अरे क्या बढ़िया बढ़िया खाना भी बढ़िया, तुम भी बढ़िया। अरे तुम तो एक टुकड़ा खाए तो हम तो 3 टाइम खा रहा नहीं कर, आपको तो बढ़िया लग रहा है। लेकिन वो पूरा जो स्टाफ को भी ऐसे लगता है कितने अच्छे साहब है ना। यूनियन वाला जिंदगी भर उनके साथ में घूमेगा, चार्जशीट दिया तो उसके लिए मोर्चा है ना, अगर काड़ा लगाए तो उसके लिए मोर्चा है ना, बूढ़ के देखा तो उसके लिए मोर्चा, अटेंड ऑफिस किया तो उसके लिए मोर्चा। ये दिन रात साथ देने वाला वो, उसने कभी गलती से कुछ बोल दिया उसके लिए कोई शाबाशी देने के लिए कर्मचारी सोचता है। कोई रिटायरमेंट भी होगा तो वो सोचता है कि मेरा साहब आ जाए। कौन सा साहब? जो आपको जिंदगी भर चार्जशीट देने की बात किए, जिंदगी भर घोड़ा लगाने की बात की, लेकिन साहब आ गया तो उनकी पूरे रोंगटे खड़ा हो जाता है। साहब आ गया, साहब अभी साहब सामान देने वाला। अरे सामान तो पूरी जिंदगी भर दिए साहब ने, तब तो बचाने वाला यूनियन था। इसलिए यूनियन और इनकी भी आपको समझ में आना चाहिए, दोनों चीज समझ में आना चाहिए भी। इस अवसर में आपको कहना चाहता हूं, मेरा आपसे कहना भैया, अभी आपने देखा हो कि प्राइवेटाइजेशन का जोर चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 लाख करोड़ रुपया मोनेटाइजेशन में हमको संभालना है, हमको लाना है। उससे प्राथमिकता नेशनल हाईवे पे दिया 27%, दूसरा दिया कि 26% रेल से करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़ रुपया लाना है। कहां से? 1400 किलोमीटर बेच देंगे, पटरी बेच देंगे, 400 स्टेशन बेच देंगे, जितनी स्टेडियम है वो बेच देंगे, जितनी लैंड है जो हमारी जो कॉलोनीज लगता है अमला में आएगा। तो कल एक हमको एक सीएमएस साहब मिला था, वो यहाँ का दुबे साहब का बात कर रहा था, दीक्षित साहब का बात कर रहा था, मेहरोत्रा, वो बोला कि 16 साल में इधर काम किया अमला के अंदर है ना। आप लोग कोई तो जानता होगा, मेहरोत्रा करके एक डॉक्टर था, अभी सीएमएस है कल्याण में। तो अमला के लोगों का बहुत उन्होंने याद करने का काम किया, खास करके एस एल दुबे साहब का, दीक्षित साहब का बहुत उन्होंने नाम करने का काम किया। उस समय में काम किया हुआ कोई कॉमेंट लोग बीच में होगा, अभी दोटे जी है, लेकिन गुस्सा मत करना। तो आप बोलेगा नेक्स्ट टाइम मेहरोत्रा मिलने तो सारा मेरा नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, उस टाइम आप बच्चे थे ना, बाप थे एस एल दुबे साहब और दीक्षित साहब थे, इसलिए उनका नाम लिया। ये भी जानना जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं, हमको चिंता आपके बारे में। अगर आप लोग अगर नेतृत्व में नहीं आएगा, आप यूनियन को शक्तिशाली बनाने की कोशिश नहीं करेगा, आप लीडरशिप लेने को कोशिश नहीं करेगा, ये डूबने वाला है। मैं सच दिल से बोलूं आपको, डूबने वाला है। ये डूबते हुए हम नहीं देख सकता है। मैंने बोला गोलीबार हुआ तो हम आगे रहेंगे, आपको आगे रहने की जरूरत नहीं, गोली खाने की हिम्मत हम रखते हैं। बोलता तो करके दिखाऊंगा, मैं आपको कहता हूं, लेकिन पीछे छोड़ना चाहिए कोई नहीं, तो खुद बचने वाला नहीं है। सरकार जिस तरीके से नीति अपना रहा है, जिस तरीके से नीति अपना रहा है, गाड़ियां देने की बात, स्टेडियम देने की बात, अस्पताल देने की बात, कॉलोनी देने की बात, सारे कारखाने को एक करके निगमीकरण करने की बात है ना, पटरी बेचने की बात, कोंगन रेलवे बेचने की बात, हर चीज बेचने की बात कर रहा है। क्यों बेचता भाई? नुकसान है। क्या नुकसान है भाई? क्या रेल, पहले के समय में हर रेल की गाड़ी में लिखता था नेशनल प्रॉपर्टी, लोकल ट्रेन में भी लिखता था, अभी आजकल तो लिखते नहीं, वो तो हमारी भी गलती है। लोकल के अंदर फर्स्ट क्लास में जहां नेशनल प्रॉपर्टी लिखता था, हमारे लोग उतरते वक्त रात को आखिरी गाड़ी में सीट भी लेके चले जाता था, बोले नेशनल प्रॉपर्टी, अपने को सोने को कुछ नहीं, इसको लेके जाओ। हमारा भी सोच खराब है। तो आप इस बात को समझो है ना, इस बात को आप समझो। ये जो भारतीय रेल का पटरी जो भारत के अंदर बिछाया गया, मुनाफा कमाने के लिए था या देश के लोगों का सेवा था? सेवा था तो मुनाफा नहीं, अगर मुनाफा है तो सेवा नहीं। आप इस चीज को समझने की जरूरत है। अडानी अंबानी लेगा, आज आपको हमला से अगर कोई नागपुर जाना तो कोई गाड़ी का टाइम आपको पता है, गाड़ी का नाम पता है, टिकट का भाव आपको पता है, आपको मालूम है इस समय में हमला में गाड़ी आएगा, बैतूल में गाड़ी आएगा, और ये समय में ये तारीख को नागपुर में पहुंचेगा, मुंबई में पहुंचेगा। मेरा बच्चे को लेके मैं इंटरव्यू को जा सकता हूं, मेरा बीवी को लेके, मेरा मां को लेके, मेरा पिताजी को लेके मैं जे बड़े अस्पताल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकता हूं। ये आपको पता है। भारतीय रेल की गाड़ी समय पे आएगी, समय पे जाएगा, समय पे आप जिसको जहां ले जाना चाहता है ले जा सकते हैं, आपको पता है। लेकिन अंबानी का गाड़ी हो जाएगा, समय पे नहीं जा पाएगा। हमला में गाड़ी आने के बाद
उनकी मुकादम पूछेगा अंबानी साहब को, साहब गाड़ी आ गई नागपुर की तरफ, हाँ तो कितनी डब्बा है? 18। कितनी खाली है कितनी भरा है? बोले कि 3 भरा बाकी खाली है। तो आवाज दो, मुंबई मुंबई, नागपुर नागपुर, चलो चलो, 3 खाली 3 खाली 3 खाली। तालियां मत बजाना, ये दिन आने वाला है। आप बच्चे को लेके बैठे रहेगा, दूसरे दिन इंटरव्यू होगा बच्चे का नागपुर के अंदर मेट्रो में, समय होगा 10 बजे का, आप इधर अमला में खड़ा है, क्योंकि अंबानी साहब का गाड़ी नहीं भरा। नागपुर नागपुर, 3 गाली, आओ आओ, चलो घुसाओ उसको, पकड़ो घुसाओ। ये होने वाला है। अब इससे बचना तो यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा, आपके बच्चे के लिए, मेरे लिए नहीं। आपके बच्चों को कहीं समय पे पहुंचना है, आपके बच्चों को कहीं समय पे इंटरव्यू अटेंड करना है, आपके बच्चों को कहीं समय पे अगर आपको नौकरी करवाना है, या कहीं पढ़ने के लिए कहीं एडमिशन दिलवाना है, या आपके माता पिता को कहीं ट्रीटमेंट दिलवाना होगा, तो रेल को बचाना पड़ेगा। लेकिन रेल को ऐसा नहीं बचा सकता है, आप चलते फिरते एक दूसरे की खूबसूरती से बात करते बैठेगा, तुम्हारा मुंह थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा छोटा करो, तुम्हारी टक्कर, अब बोलेगा कि हमला में कौन आया था, मुंबई से कोई आया था, बात क्या था? वो टोपी वाला था ना टकलू, वो काला चश्मा पहना था, कुछ तो बोल के गया था, क्या कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। लोग नाम तक जानने को तैयार नहीं है ना। लोग थोड़ी समय के लिए जो अपनी खुशी पाता है, जो क्या देखता है क्या नहीं देखता मुझे पता नहीं, असली बातों में जाने को कोई तैयार नहीं। ये समझने की जरूरत है, अगर नहीं समझा तो मरने वाला। मैं आपको कहता हूँ, दुख इस बात की, हर बात को रात को सोता नींद नहीं आता। नींद इसलिए नहीं आता, कल के बारे में सोचता है, आने वाले दिन के बारे में सोचता है। हर बच्चे नजर आता है। मुझे किसी ने पूछा कि आपको कितना बच्चा? हम लोग बहुत है। तो बोले बहुत मतलब कितना है? मैं बोला 1 लाख के ऊपर है। तो सब उनको समझ में आया, यूनियन वाले के भाषण में बोल रहा है। नागपुर के अंदर एक मीटिंग के अंदर भाषण में बात कर रहा था, एकदम सफेद बाल वाले एक आया, बोला मेरा पिताजी के बराबर है। खान साहब उठ के खड़ा, है तुम क्या बोल रहा है? खान साहब को गुस्सा है, खान साहब शायद भूल गया होगा। खान साहब को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि इतना पूरा बाल पका हुआ मेरा महामंत्री को बाप बोलता, मतलब ये क्या समझता है, इसको बुढ़ा समझता है क्या? ऐसा उस हिसाब से बोल रहा था, तुम क्या बोल रहा है? तो मुझे भी थोड़ा सा खराब लगा, पहली बार ऐसे मैं किसी की आवाज सुना था। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद मुझे समझ में आया कि उसकी बोलने का अर्थ क्या है। उसका बोलने का अर्थ है कि मुझे संभालने वाला कोई है। मेरा बाप जिंदा था, मुझे ऐसा लगता था मुझे संभालने वाला है। जिस दिन 2010 मार्च 10 तारीख को गुजर गया, ऐसा मुझे ऐसा लगा कि अंधेरा हो गया, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछेगा तो कोई बताने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगा। तो उस बंदे को भी शायद लगा होगा इस रेल के अंदर हमारा भी कोई बाप है, तो मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा बच्चे लोग 1 लाख के ऊपर है, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं बोलूंगा, मैं घर के काम में बोलूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। ये लोग समझिएगा। इसलिए नौजवानों को कहता हूं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, भाई यूनियन को ताकतवर बनाओ। छोटी मोटी बात को लेकर इधर उधर मत चलो। न्यू पेंशन स्कीम, हर बच्चे पूछता है 2004 के बाद में जो भर्ती हुए, न्यू पेंशन स्कीम का क्या होने वाला है? हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे कुछ तो सुधार तो हमने करके दिए। अब एक ही बात है, मिनिमम गारंटीड पेंशन में लड़ाई चालू है। कहानी बहुत है, लंबा कहानी है। खारगे साहब के साथ में भी, यूपीए सरकार के समय में भी क्या लड़ाई किया वो भी मैं कह सकता हूं, या चिदंबरम साहब के टाइम में क्या लड़ाई किया वो भी मैं कह सकता हूं, या सुरेश प्रभाकर प्रभु साहब जब हमारे रेल मंत्री थे, जेटली साहब हमारा वित्त मंत्री थे, उस समय में भी हम लोगों ने क्या लड़ाई किया मैं कह सकता हूं। लेकिन वो सब चीजों में बात करके समय बड़ा लंबा जाएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों को, जब हम लोग पार्लियामेंट के सामने न्यू पेंशन के खिलाफ जब लड़ाई करने की बात करता है, भाई चलिए दिल्ली, न्यू पेंशन स्कीम नहीं चलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। एक 2004 के बाद में जितने भी भर्ती हुए हमारे नौजवान साथी हैं, जो भारतीय रेल के अंदर काम करने वाला साथी है, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। अगर नहीं है तो पार्लियामेंट के सामने मोर्चा, और मोर्चे में जाता तो कोई भी न्यू पेंशन वाला दिखते नहीं। सब मोबाइल पे है, सब मोबाइल पे, व्हाट्सएप में पूछता है क्या हो गया, न्यू पेंशन स्कीम का क्या हो गया। व्हाट्सएप में सुबह भी मैसेज, दोपहर को भी मैसेज, शाम को भी मैसेज। अरे ये लोग कुछ करते नहीं यूनियन वाला। अरे यूनियन वाला है कौन? अरे आप भी तो है यूनियन वाला, आप भी तो सदस्य। अगर हम सब आज के दिन में भारतीय रेल के आंकड़े के हिसाब से करीब 6 लाख से अधिक कर्मचारी, यानी कि 50% लोग नौजवान साथी एक 2004 के बाद में भर्ती हुए लोग हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मैं फिर आदरणीय महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी से कहता हूं, न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करने के लिए नोटिस दीजिए प्रधानमंत्री जी को, नोटिस दीजिए रेल मंत्री जी को। अगर आप कहिएगा 6 लाख में से कम 4 लाख लोग पार्लियामेंट के सामने आने के लिए तैयार है, न्यू पेंशन स्कीम बंद होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, ताकत रखना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे कर्मचारी, अभी लिखे पढ़े कर्मचारी है, सब अच्छी बात है भाई। हम तो ज्यादा पढ़ना चाहते थे लेकिन माँ बाप पढ़ा नहीं पाए। उस टाइम में माँ बाप ये पढ़ाने के खर्चे करने में ज्यादा ये सोचता कि वो एक वक्त की रोटी तो खिला दो।
लेकिन आज भारतीय रेल की ऐसी कोई कर्मचारी नहीं जो अपने जो बच्चा जो पढ़ना चाहता तो पढ़ा नहीं सकता। जो चाहे पूरी पूंजी लगा के बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन बच्चे जब पढ़ने के बाद अगर गलती से रेल के अंदर अगर क्लास वर्किंग कर्मचारी बन के आए, सफाई वाला हो गया या ट्रैकमैन हो गया या पोइंट्समैन हो गया, कोई भी विभाग में कोई भी नौकरी पे आ गया, फिर वो सोचने लगता है मैंने एमए किए हैं, मैंने एमटेक किए हैं, मैंने इतनी बड़ा पढ़ाई करने के बाद मैं ये नौकरी मिला, इससे क्या, मेरा खराब ही हो गया। मेरा जो साहब है ये बीई किए हैं, ये ग्रेजुएशन किए हैं, लेकिन ये मेरा साहब है, लेकिन मैं एमटेक करने के बाद मैं फलाना काम करता हूं। ये सोच दिल में मत रखिएगा। आप पहले बात, अगर आपको कोई भी नौकरी मिले भारतीय रेल के अंदर, मैं फिर आपको कहता हूं भारतीय रेल के अंदर आप कितने भी लिखे पढ़े हो आपको सलाम है, जितना लिखे पढ़े आपको सलाम, आपके माँ बाप को सलाम, आपके परिवार को सलाम जिसने आपको पढ़ाए पूरी पूंजी लगा के। लेकिन आप भी अपने आप को कम मत समझिएगा। जिस देश के अंदर 25 करोड़ बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, लिखे पढ़े, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, और आप 12 लाख कर्मचारियों में से एक बन के रेल की मिट्टी के अंदर आ गया, अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा, तब हम लोग काम आगे चलेगा। मैं आपको कहता हूं ये समझने की जरूरत है, ये लोग समझते नहीं है। और रेल के अंदर आने के बाद हर विभाग के अंदर काम करने वाले को हम लोग ट्रांसफर, प्रमोशन सब अपने अपनी पॉलिसी बना के दिए हुए। ट्रैकमैन कर्मचारियों को टीसीपीएस करके 28 तक करके दिए। कभी सोच नहीं सकता ट्रैकमैन के कर्मचारी पहले के जमाने में किस हिसाब से काम करते थे, आज के हिसाब से कैसे काम करते हैं, सोच सकता है। पोइंट्समैन के लिए भी हम लोगों ने नए डिमांड रखे। कोई ऐसी डिपार्टमेंट नहीं, एसआरडी डिपार्टमेंट का जो ईएसटीएम है, जो परिस्थिति में वो काम कर रहा है, वो अपने हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकता, उस बात को भी लेकर लड़ाई चल रहा है। ऐसे कोई इशू नहीं जिसको हम लोगों ने पकड़े नहीं है। आज अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे लोग पता नहीं अमला में है कि नहीं, पता नहीं है ना, वो अपनी परेशानी में हर रोज बात करते कि आज अप्रेंटिसशिप करने के बाद हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कहता है कि 25 करोड़ बेरोजगार है, इनको डायरेक्ट नौकरी क्यों। लेकिन मध्य रेल के अंदर बड़े खुशी के साथ में हम कह सकता हूं, भारतीय रेल के अंदर ऐसी एक ही रेल है जो मध्य रेल 2015 तक एक्ट अप्रेंटिसशिप किए हुए सारे बच्चे लोगों को भर्ती हम लोगों ने नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने कराने का काम किया। पूरे की पूरी भर्ती 2015 तक हुई है। कुछ लोगों का खोना बाकी है। मैं आपको कहता हूं अगर कोई बच्चे है ना किसी एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया, कोई डीजल लोको शेड में, कोई इलेक्ट्रिक लोको शेड में, कोई वर्कशॉप के है ना कहीं भी बुला लिया, तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन देने के बाद उसमें से करके सेलेक्ट करके लेते हैं, और लेने के बाद वही काम, वही मरम्मत का काम, डीजल की हो, इलेक्ट्रिक की हो, या कारखाने की हो, या सीएनडब्ल्यू की हो, या ऑपरेटिंग, जहां की वो काम 2 साल 3 साल करने के बाद एनसीटीबीटी सर्टिफिकेट, जो आईटीआई की सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आरआरबी कोई आईटीआई से कोई रिक्रूटमेंट करता होगा तो इन एक्ट अप्रेंटिस बच्चों को क्यों नहीं भर्ती करना चाहिए, सवाल करने की जरूरत है। उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक होकर ताकत बनाएगा तो ये काम हो सकता। मैं आपको कहता हूं, बीच में मैं कहा कि रनिंग साहब के साथियों को हाथ पकड़ के रहिएगा, मेंबरशिप को और बनाइएगा, यूनियन को मजबूत बनाइएगा। पूरे लोगों को 55-30% में नजर है, हटे नहीं अभी तक। दिल्ली के अंदर भी कभी बात होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं आपके सहमति कितना है नहीं है मुझे पता नहीं, दिल्ली से कितनी सहमति होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 30-55 में कभी हाथ डाला, मैं जिंदा होगा तो गाड़ी बंद करूंगा। मैं आपको कहता हूं बंद करूंगा, जिंदा की नहीं पता नहीं रहेगा तो बंद करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये भावना अगर आपके दिल में नहीं रहेगा कुछ बचने वाला नहीं है। हर विभाग के लिए यही है, हर विभाग के लिए यही है। एयर इंडिया 18,000 में दिए कि नहीं दिए, 18,000 में। मैं ऐसा सोचा यार जरा पहले बोला होता, रेल के अंदर 12 लाख कर्मचारी है, हम अगर सारे 12 लाख कर्मचारी को बोलता भाई थोड़ा पैसा अपन जमा करो, ये 18,000 में दे रहा, अपन ले लेता है, ये एयर इंडिया अपन हम लोग संभाल सकता था। भारतीय रेल की कर्मचारी इसको चला लेते, 18,000 में दिया होता, अगर पहले बोल देता हम लोग ले लेता, बड़े अच्छे से चला लेता। अब इस बात को समझो, 18,000 करोड़ में दे रहा, एक हवाई जहाज 10,000 करोड़ में खरीदा। बोइंग इतनी बड़े बड़े है ना, 600 लोग चलने वाला डबल टक्कर वाला बोइंग हवाई जहाज है, इनकी सब मिला के कितनी कीमत है पता नहीं। वो भी तो छोड़ो, 18,000 तो 18,000, लेकिन सरकार कहते हैं कि अखबार के जरिए कभी 65,000 करोड़ से ज्यादा लाइबिलिटी है सरकार को, ये सरकार कहता है 65,000 करोड़ लाइबिलिटी है और उसको 18,000 में दे रहा है। ये सोचने की बात है। मिल गया तो मिल गया, गया टाटा ले गया, जानना मरन दो, अभी देखते हैं। लेकिन टाटा लेने के बाद दूसरे दिन क्या बोला, कॉलोनी जैसा अमला रेलवे क्वार्टर्स के अंदर जितनी रहते हैं, वैसा मुंबई के अंदर कलीना जैसा बहुत बड़े कॉलोनी है, जो एयर इंडिया का स्टाफ रहते हैं, इमड़ी ने उनको चिट्ठी देने का काम किया। जितने भी एयर इंडिया के कॉलोनी में रहने वाला खाली करिए, कॉलोनी खाली करो, अपने अपने घर में जाओ। नहीं किया, 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए आपका जुर्माना होगा, आपको आपके पास से वसूल करेगा।
और 1 साल के अंदर आप ये भी फैसला कर सकते हैं यहां रहना कि नहीं रहना, मतलब अभी टाटा में रहना कि नहीं रहना, उसके बाद में कितने रखना कि नहीं रखना वो फैसला करेंगे। उधर तो उम्र के हिसाब से सीनियोरिटी नहीं होगी, काम के हिसाब से होगी। रेल के अंदर कोई क्लास 4 कर्मचारी की भर्ती होता तो रेल कहता कि 35 किलोग्राम उठाना चाहिए, कितने 35 के। कभी कभी हम लोग 100-150 मारता बात लगे, क्योंकि सुपरवाइजर बोलता है ये 150 का 2 गोली इधर मार देना घर जाओ, तो हम भी सोचते काय घुटाई गलाने का, वो 2 गोली नहीं 3 गोली मारता हो। फिर वो सुपरवाइजर को पता चलता है 35 नहीं है 150 वाला आइटम है। फिर कभी कभी वो कानून लगा देता है, फिर ये भाई बोलता नहीं मेरा 35 का कानून है तो 150 मैं उठाऊंगा नहीं, तो फिर वही एसएससी और वो यही बोलता है, ये एमई बोलता है, ये बोलता है भाई 150 का तो 3 दिन पहले तुमने 3 गोली एक ही झटके में मारा था, अभी 35 में कैसा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं जो नियम है नियम से चलिएगा, ज्यादा उठाइएगा नहीं, है ना। गाड़ी चलाने के चक्कर में अपना जान धोखे में मत डालिएगा। अगर आपको लगता है हमारे ओपन लाइन में काम करने वाला कर्मचारी मेरे जान को धोखा है, या डीएम साहब आके खड़ा है, या डीओएम खड़ा है, या डीआरएम खड़ा है, डीएससी खड़ा है, या जीएम खड़ा है, या रेल मंत्री आके खड़ा होने वाला है, जान धोखे में डाल के काम नहीं करना। अगर आपको लगता है जान धोखे में है, काम न करिएगा, यूनियन आपके साथ है, आपको कोई बाल का बाका नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहता हूं, हम कहते हैं कि हमारे लोग इंजोर्ड नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कोरोना काल में भी हमारा आप जो सब्सक्रिप्शन का पैसा देता है वो पैसे से हम लोगों ने एम्बुलेंस खरीद के दिए। कल्याण हॉस्पिटल के अंदर, बाइक भुसावल हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंस है एनआरबी ने खरीद के दी हुई एम्बुलेंस है। मार्टिन का कारखाने के अंदर एम्बुलेंस है, आप जो सब्सक्रिप्शन का पैसा देता है उसमें से खरीद के दी हुई एम्बुलेंस है। एलटीटी के अंदर कोई एम्बुलेंस देने को तैयार ही नहीं था, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने एम्बुलेंस खरीद के रखा। केवल कर्मचारी के लिए नहीं, किसी के लिए भी जरूरत होगा तो ये गाड़ी दौड़ेगी। और वो गाड़ी दौड़ता है उसका पैसा नहीं लेता, उसकी पेट्रोल डालने को पैसा नहीं लेता, ले जाने को पैसा नहीं लेता। किसी ने भी अगर मदद मांगा, हमारी ड्राइवर डीजल भर के उनको जहां ले जाना है नेशनल रेलवे मजदूरों को पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपको बताता हूं हम लोगों ने इतने सारे काम किए, आपको मैं क्या बताऊं। आपके सहयोग से इस कोविड महामारी की शुरुआत में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 100 अप्रैल 14 तारीख की जयंती के निमित्त 2020 में, कोरोना तो 2020 में आ गया, उस अप्रैल 14 तारीख को पकड़ते हुए अप्रैल 10 तारीख को 4 दिन पहले हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 2 लाख रुपया 51 लाख रुपया प्रधानमंत्री को दिए, प्रधानमंत्री के फंड दिए। 51 लाख रुपया हमने मुख्यमंत्री को फंड दिए और 10 लाख रुपए देने काम किया। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये प्रधानमंत्री के फंड को और मुख्यमंत्री को फंड को क्यों दे रहा है, इसका कोई काम नहीं हो रहा। मैं बोले ये अच्छा सवाल किया आपने, फिर क्या करना चाहिए था? नहीं, अपन जाके बांटना चाहिए था, मतलब पैसा बांटना चाहिए। ठीक है, अच्छा हो गया कि मैं बांटा नहीं। अगर मैं बांटा होता, आप समझ लो मैं 51 लाख रुपया 10 लाख में अमला में बांटा, ऐसा सोच लो, तब मैं बोलूंगा 10 लाख बांटा, सही में बांटा होगा। और उसके बाद में जाने के बाद लोगों का शाम को जो महफिल बनेगा, ये बोलेगा साला इधर घूम के गया 10 लाख लाया था, बांटा कितना और लेके गया कितना, ये जरूर बोलेगा कि 2 लाख बांटा होगा, बाकी 8 तो लेके गया होगा, ये है ना। ये लोग यही बात करेगा। तो बोला कि फिर मैं बोला प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के फंड में देने में खुशी है, और आप भी गर्व महसूस करना चाहिए। सरकार ने कोविड आने के बाद कुछ न कुछ किया है, इस बात को मानते नहीं मानते, कोई भी सरकार किसी के भी हो, कुछ न कुछ किए हैं, इसको मत भूलिएगा आप। जो कुछ न कुछ किए हैं उसके अंदर आपके भी योगदान है, आपके भी भागीदारी है, इसको मत भूलिएगा, इसको प्राउड महसूस करिएगा। इसलिए हमने पैसा देने का काम किए। किधर भी जाके छाती पे ठोक के आप बात कर सकते हैं, यूनियन ये है, इस यूनियन का मैं सदस्य हूं, इस यूनियन का मैं सचिव हूं, इस यूनियन का मैं फलाना हूं, ये आपको बोलने का गर्व महसूस होगा, ये मैं आपको कहता हूं। लेकिन जब जानकारी होगा तब बताएगा ना, जानकारी लेने को टाइम नहीं, मीटिंग बुलाएगा तो उसके लिए टाइम नहीं, स्पेशल सीएल दिया तो उसके लिए टाइम नहीं, फिर सब बोलता कुछ भी होगा तो चक्का हम जाम करेंगे। तो कौन सा चक्का जाम करने वाला मुझे पता नहीं, रेल का चक्का है क्या, या घर में कोई चक्का बना के रखा है क्या, या कोई चक्का अपने खीसे में डाल के घूम रहा है क्या, ये पता नहीं कौन सा वाला चक्का जाम करने वाला पता नहीं। हाँ, चक्का रेल का चक्का जाम करना तो थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, खूब मजबूत होना पड़ेगा, है ना। सब परिस्थितियों को सामना करने के लिए ताकत रखना पड़ेगा, और हमारे लोगों में है, वो हमारे लोगों में है। इसलिए भारत रेल को इतनी तेजी से सरकार प्राइवेटाइज नहीं करा पा रहा है, और वो ताकत हमको बना रखना पड़ेगा, तब भारत रेल टिकेगा, तब भारत रेल के अंदर जो गरीब यात्री है वो यात्रा कर पाएगा। हमारे भी अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकता है। मैं कभी कोई मजाक में लोगों को पूछता हूं, अगर अमला वाले को पूछे कि अमला से अगर नागपुर जाने की टिकट के भाव कितने हैं, एक भी नहीं बता पाएगा। तो कभी उनको अगर मजाक में पूछे, घर के लोग कभी गए नहीं, क्या गए ना बहुत बार, फिर यूनियन काय का, फिर डीसी वही पकड़े नहीं, क्या पकड़ा तो क्या होगा, फिर खान साहब काय को बैठा नागपुर में, हम उनको फोन करेंगे चुरा दे,
ऐसा मत करो, आपको अच्छा तंगा मिलता है। अगर आपको कानून में अगर आपके घर के लोग कोई डिपेंडेंट नहीं है, अगर उनको कोई नागपुर जाना होगा टिकट खरीदिएगा भाई, ये जिंदा रहने दो रेल, तब आपको तंगा मिलेगा, तब आप अपने परिवार को पाल पाएगा। फोकट का जिसको है किसी को ले जाने का शौक मत रखिएगा। वो शौक रखने से एक अच्छा आपको, वो जो भाई फ्री में जाएगा वापस आके मोहल्ले पे खड़ा होकर बोलेगा ये साहब बहुत बढ़िया है। बोले क्यों? अरे 3 लोग हम लोग नागपुर फोकट में गए, साहब का नाम बोल के बहुत चलता ही था। लेकिन वो 3 का 30 होगा, 30 का 300 होगा, रेल का नुकसान होगा। रेल का नुकसान मत करिएगा, अपना रोजी रोटी है। हाँ, अगर कोई जाने वाले के पास पैसा नहीं होगा तो दीजिएगा 5 रुपए 10 रुपए टिकट खरीद के दीजिएगा, है ना, हम मदद कर सकते हैं। लेकिन उसको ये आदत मत लगवाइएगा फ्री में आने जाने का, वो आदत मत लगवाइएगा। संस्था का नुकसान होगा, संस्था का नुकसान होगा तो आप हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, गरीब यात्री का नुकसान होगा। खेलने के लिए बहुत सारी चीज है, मैं जाता नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया। फिर लोग भी और पीछे खड़े रहने वाले भी खाने की तरफ देखने लग गए। ठंडा हो गया तो खाने में मजा आएगा नहीं, तो भाई क्या लाया पता नहीं, खाना लाया, भोजन लाया, क्या लाया, भोजन क्या लाया, भोजन। अब मैं क्या पूछता, आपको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं भोजन, हाँ भोजन ऐसा, भोजन मतलब घास फूस वेज, मतलब चलते चलते खा सकते हैं। खाना रहेगा थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, जमीन में सब बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, तो मतलब आप भोजन में निपटा दिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा ज्यादा लोग उठते क्यों नहीं है, खाना आ जाए तो जल्दी उठ जाता, नहीं तो कुछ ना कुछ बीच में से 2 नारा देता, चलो उनको वो इशारा हम भी समझ जाता है ये क्या बोलना चाहता है, मतलब ज्यादा लंबा की जो मतलब हमारे भूख लग रहा है। मैं इसमें 1-2 ड्राइवर साहब मिले हम उतरते ही, मैं उनको देख के याद किया कि हम 2007 में रेफ्रेशर कोर्स में भुसावल गए, इनका पूरा 4 टीम थे उधर, है ना, तो उसमें से एक शायद मुझे लगता कि रहा नहीं अभी, सीनियर आदमी है, तो एक का तो शायद रिटायरमेंट की नज़दीक था। तो हर दिन हम तो ऐसी, मैं तो कभी पढ़ने का आदत, मेरे पास कोई कागज नहीं है, अभी भी नहीं, पहले भी नहीं था, स्कूल में भी गया तब भी नहीं था, माँ दौड़ दौड़ा के मारती थी। जरी कभी कभी याद करता हूँ मैं, साला यूनियन में आने के बाद जितनी पढ़ाई की, अब मैं सोचा मेरा माँ ने जितनी दौड़ाया हमको, उस टाइम मैं थोड़ा भी पढ़ाई करता, साला कहाँ चले जाता मैं। लेकिन आज भी मैं कोई खराब जगह में नहीं, मेरा माँ को भी सलाम है, मैं कोई खराब जगह में नहीं, मैं अच्छी जगह में। लेकिन उस दिन ऐसे ही हम लोग ग्रुप ऐसे ही बाहर निकलता था, तो मैं देखा ये जो बंदे लोग बहुत पढ़ाई करता है। तो मैंने एक पूछा, काका जी आपका रिटायरमेंट कब है? बोला अगले महीने में। अरे क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? तो बच्चे लोग बोलेगा पागल हो गए क्या, बच्चे के बच्चे भी होगा शायद, वो भी पढ़ाई नहीं करता होगा, इतना आप पढ़ता है, नहीं ये फेल हो जाएगा। अरे बोला गाय का फेल है, चल फेंक दे इसको, चल कौन फेल करता मैं भी देखता है। वो डर रहा था बेचारा, पूछेगा अभी एक ड्राइवर साहब उनको मिले, उसमें से खातर के साथ मिले, पूछे, मैं कोई झूठ बात नहीं कर रहा, उनको पूछ सकता है। मैं बोला आप कोई एग्जाम नहीं लिखेगा, कौन माइकल आपको फेल करता मैं देखता है। अभी साजी गवर्नमेंट भी मेरे जैसा काला चश्मा पहन के वो भी बैठा है, चश्मा पहनने से काम नहीं बनता, चश्मा तो कोई भी पहन सकता है ना। कभी कोविड के टाइम में भी मैं भी मूछ बनाया, थोड़ा सा दाढ़ी बना के लोगों को मैंने भी दिखाया, क्योंकि वो लगता है कि पुरुष लक्षण में थोड़ा सा मूछ भी होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा था कि साला इसको मूछ नहीं है, हाँ मैं मूछ भी बढ़ा के दिखाया, दाढ़ी भी बढ़ा के दिखाया, है ना, सब है, जितनी है लक्षण है वो और सब लक्षण वाला आइटम है। काला चश्मा पहन के लक्षण मत बनाइएगा, जहां मर्द दिखाने की जरूरत है दिखाइएगा, लड़ने की जरूरत है लड़के दिखाइएगा, ट्रेनिंग स्कूल करके गुलामगिरी मत करिएगा। उन चारों को हमने बोला एग्जाम मत लिखना, तुमने कौन फेल करता मैं देखता है। इनकी ओरल मैं करके छोड़ा, मैं बोला तुमको कोई कुछ नहीं पूछा, चलो पूरा मार डालो इसको दाने को। अगले महीने में रिटर्न देते नहीं मांगा, तुम सवाल करते बैठते इससे, बताओ बताओ, थोड़ा तो शर्म करो साला, शर्म करो। जिसकी अगले महीने में उसकी रिटर्न, उसको सवाल करता है कौन सा रिले कब उठेगा कब बैठेगा, साला खुद ही कब बैठेगा उठेगा पता नहीं, अब रिले को उठाकर बैठाता है, बताओ। ये ना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। अब अगर खुद को ही सोचेगा, लीडरशिप करने वाले ही सोचेगा साला इसके चक्कर में मैं ना फेल हो जाए, तो फिर कल्याण हो गया। मैं फेल होने को तैयार हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, 4 को पास करके अगर मैं फेल हो जाएगा मुझे कोई चिंता नहीं। इसमें से एक कॉमेंट बैठा है, इसमें से एक कॉमेंट कमर्शियल की कॉमेंट बैठा है, उनकी चार्जशीट एक नहीं 2 चार्जशीट, विजिलेंस की केस, रिमूव फ्रॉम सर्विस किया, पूरे विजिलेंस वाले को करके। मैं विजिलेंस वाला कभी किसी की फेवर में नहीं लिखता, लेकिन एसडीएम से मैं लिखवाया फाइल में, लिखो इसमें इसके फेवर में लिखो। तो मैं सोचा कि विजिलेंस वाला लिख दिया तो नौकरी पे आ जाएगा, लेकिन वो जो सीसीएम बैठा था उसको किसी ने चुगली किया, वो बोला अरे साहब इसका फाइल तो बुला के देख लो, बड़े खराब फाइल है, इसको ले नहीं सकता। उन्होंने उल्टा लिख के उसको स्टैंड शूट कर दिया, यथावत इसको ले नहीं सकता, बड़ा खराब आदमी है। मैंने चैलेंज करके ड्यूटी पे लेके आया। क्यों ड्यूटी पे लेके आया? मैंने जीएम साहब को बोला आप जिस बंदे को, ठीक है खराब है, मेरे को बोलता है ये खराब आदमी है, मैंने ठीक है ना खराब है तो ठीक है मान लिया, तो इसीलिए सजा दिया। मैंने वो तो खराब है ठीक है, लेकिन उसका बीवी बच्चा वो खराब है क्या? जानते हो क्या आप? बीवी को जानते हैं इनके?
दो दो लड़कियां उनको जानते हैं, लड़का उनके 8 साल के जानते हो क्या? क्या उनकी 62 साल की माँ है, उनको जानते हो आप? वो सब खराब है नहीं ना? तो ये खराब हुआ तो सजा किसको दे रहा? मतलब इसको रिमूव करेगा, बस अब बाकी सबको खुदकुशी करवा दूं? चलो आपके सामने करवा देता है। अरे यार तुम कैसा पागल जैसा बात कर रहा है। मैं बोला इसलिए तो लेने के लिए बोल रहा हूँ, लो भाई। अरे लेता हूँ, तुम शांत हो जाओ। लिया ड्यूटी पे आपके बीच में बैठा, मैं आपको कहना चाहता हूँ डरते नहीं है, ये काम हम करते हैं। कभी कभी लोग बोलता है गलती किया तो क्या हो गया? क्या हो गया गलती किया तो? कभी गाड़ी गिरता, कभी बेल्ट फेलियर होता है, कभी ट्रैकमैन से गलती होता है, कभी एसएनटी वाले से गलती होता है, कभी कैरियर बैगन से गलती होता है, कभी ड्राइवर साहब से गलती होता है, कभी स्टेशन मास्टर से गलती होता है, कभी पोलिसमैन से गलती होगा ना। काम करेगा तो गलती होगा। क्यों? क्या हो गया गलती होगा? गलती करने के लिए कोई नौकरी लगाने के लिए गलती करता है क्या? कोई ड्राइवर जानबूझ के सिग्नल पास करता है, ठीक है मैं आज सिग्नल पास करूंगा, मेरा नौकरी जान दो, ऐसा कोई है? या कोई ट्रैकमैन है, आज मैं तो पटरी तोड़ूंगा, साला क्या करता मैं देखता, ऐसा कोई करता? क्या लोगो सेट में ऐसा कोई है जो कोई रिले फेल करके रखेगा, साहब जान दो मेरे को क्या करता है? ऐसा कोई नहीं करता। गाड़ी को सुधारने के लिए या गाड़ी के संचार के लिए पूरी प्रयास करते हुए कभी उनसे खुदा ना खास्ता गलती हो सकता है, और गलती हो गया तो उसको बचाएगा। इसके लिए यूनियन है भाई, नेशनल रेलवे मजदूरों लाल झंडे की यूनियन। गलती हुआ तो बचाने के लिए, और बचाएंगे हम, वो ताकत हम लोग रखते हैं आपको कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो मतलब ये बचाने वाला बैठा भाई अपन करते रहो, नहीं। एक बार दोबारा मत करना। कोई लोग 2-2 साल 3-3 साल दाढ़ी मारता है, उसके बाद खान साहब के पास चले जाता है, उनको मालूम है आरएमएस में बैठे रहता है ना, किधर भी गया तो ये आरएमएस में मिल जाएगा, तो उनको मालूम है अभी अपन अकेले जाएगा कोई लात मारेगा, गाली गलौज करेगा, तो क्या करेगा, अपना घर का माँ बुढ़ी माँ होगा तो उनको पकड़ लेंगे, नहीं तो छोटी बच्ची होगी तो उसको पकड़ लेंगे, है ना। कभी कभी लोग घर के दूसरे भी सदस्य को लेके आता है। मुझे ऐसे लोगों को देखता तो ऐसा लगता है इसको साले को गोली मारो, है ना। जन्म दिए, है ना, माँ बाप ने उसको जन्म दिए, पढ़ाए, नौकरी मिले, उसके बाद में बदमाशी करके 3 साल नौकरी नहीं किए, और नौकरी से निकलने के बाद माँ को पकड़ के लाता है किसी के पैर पकड़ने के लिए। ऐसे लोगों को गोली मारना चाहिए। अब ये रिकॉर्ड शेयर कर दे रहा है, कल मोदी साहब मेरे घर पे आदमी भेजेंगे, गोली मारने की बात कर, साले इसको अरेस्ट करो, चलेगा। मैं कौन से संदर्भ में बोला, नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब इस तरीके से गलती करने वालों को सपोर्ट नहीं, उनको समझाने की जरूरत है। नहीं तो ये दाढ़ीबाज करके घर में बैठ के जो बुढ़े माँ बाप से काम कराएगा, बीवी बच्चे से काम कराएगा, और वो अपनी जिंदगी जिएगा, वो जिंदगी नहीं है। कभी कभी हमारे पास लोग आके बोलता है परेशान हो गया, मैं सुसाइड करने को सोचता हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को एक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार आने के बाद ये काम किया। आपको मालूम है, पहले कोई खुदकुशी करने के लिए कोशिश करते थे, अगर कोशिश कामयाब नहीं होता तो उनको ऊपर कलम लगता था, पुलिस वाला घर पे आता था, तुम क्यों किया करके। वो कलम अभी नहीं है। कोशिश कर सकता है, जितने भी लोग कोशिश करना है तो कर सकता है, नहीं हुआ तो कोई केस नहीं होने वाला है। ये तो एकदम बढ़िया काम किए। नहीं तो पहले साला मरने को कोशिश किया, मरा नहीं, पुलिस आ गया, साला काय को किया तुम। अभी वो नहीं है, आपको कर सकता है, कितना बार कोशिश करना कर लो। अरे जिसने जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, कल भी मैं बोला माँ क्या है, माँ का दर्द क्या है, माँ का गुण क्या है, तो उसके लिए APJ अब्दुल कलाम साहब हमारा जो प्रेसिडेंट है, उनकी किताब है, वो पढ़ने की जरूरत है, तब आपको पता चलेगा। मैं बोल नहीं सकता, इतनी सारा समय नहीं है इसके लिए। तो अगर जन्म लिया तो जीने के लिए भाई हर परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी, हर इंसान को अपनी अपनी तकलीफ है। इसमें बैठे हुए ऐसी कोई भी कर्मचारी नहीं होगा, छोटे से लेकर ऊपर तक कुछ न कुछ तकलीफ है उनको, उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी स्वयं कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ होगा, लेकिन उसकी सामना करने की हिम्मत होना चाहिए, और जिंदगी जीने के लिए वो हिम्मत रखना चाहिए। इतने कहते हुए मैं एक बार और आप लोगों को कहता हूँ, भाई आप अपने आप को संभालिएगा, आपके घर के लोगों को संभालिएगा, आपके चाहने वालों को सबको संभालिएगा। संभाल के रहना जरूरी है। अगर आप सही है, आपके घर के लोग सही है, तो यूनियन में भी भागीदारी कर पाएगा, रेल के अंदर भी नौकरी कर पाएगा। मैं कहता हूँ समय काफी हो चुका, बोलने के लिए बहुत सारे इशू है। रेल को अगर बचाना है, रेल को किसी प्राइवेट पार्टी के हाथ से जाने से अगर रोकना है, तो यूनियन को ताकतवर बनाने से बिगड़ कोई पर्याय नहीं। कहते हुए आप लोगों ने इतनी ज्यादा तादाद में, आप लोगों के चेहरे पे सब खुशी दिखता है। मुझे लगता है शायद 2 साल के बाद आए उसके लिए खुशी होगा, तो मैं भी सोचना चाहिए 2 साल के बाद ही अगली बार आना चाहिए। जो जितनी लेट आएगा तो उतनी खुशी, तो वो भी मुझे लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सबके चेहरे पे खुशी होता। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं मास्क पहने, इनको कैसा पता खुशी है कि नहीं है, तो उसकी तो आंख में दिखता है उसको खुशी है कि नहीं। तो मास्क पहने हुए लोग पूछेंगे कि मेरे खुशी है कि नहीं, मैं बताऊंगा आपको खुशी है कि नहीं। अगर आप चाहेगा तो मैं आप दिल में क्या सोचते हो वो भी कागज में लिख के दूंगा। वो भी है, थोड़ा सा कला मैं भी रखता हूँ, ऐसा है। तो आप लोग सब खुशी में, 2-3 लोग खुशी में नहीं, वो ठीक है, वो मैं पूछ लूँगा उनको अकेले में क्या है। वो अपने टेंशन में होगा, अभी भी सोचता होगा कि गाड़ी मिलेगा कि खाना मिलेगा, कि वो सोचता होगा खाना खाए तो गाड़ी जाएगा, गाड़ी पकड़ा तो खाना नहीं। तो वो अपनी परेशानी में, वो मैं अकेले में पूछेंगे। लेकिन फिर भी आमला का दोनों शाखाओं को
सारे पदाधिकारियों को और बैतूल का हमारा भाई लोगों को, जुनारदेव वाला है पदाधिकारी लोग हैं, 2 ही लोग हैं, 3 है, 4 है, बस 4 भी निपट गए। छुट्टी लिए थे नहीं लिए थे? नहीं, छुट्टी लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए। 19 लोगों को छुट्टी मिलेगी नहीं मिले? नहीं नहीं लिए छुट्टी। क्यों? कितना बचा के रखे? 3 है, मतलब एक क्रिसमस को, एक न्यू ईयर को, एक दिवाली को। बढ़िया काम है, ऐसे ही करते रहो, है ना। ये तो पुराने लोगों ने बहुत लड़ाई करके लिए हुए 6 छुट्टी हम लोगों को मिलता है। ये गाय के लिए, क्रिसमस में पटाखा फोड़ने के लिए नहीं, नए साल। अभी ये तो अच्छी बात है, अभी नए साल में आप लोग मिलने वाला नहीं है। दिसंबर 31 तारीख को लोग बोलता है नए साल की शुभकामनाएं, तो मैं किसी को नहीं बोलता। क्यों? मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि 1 तारीख से ज्यादा खुशी लोग दिसंबर 31 तारीख की इंतजार कर रहा है ना। 1 तारीख को 2 बजे तक कोई मिलते नहीं है। जो नए साल शुरुआत होता है जनवरी 1 तारीख, उस दिन 12 या 2 बजे तक कोई मिलते नहीं है। सब रात को 12 बजे, 1 बजे 2 बजे मिलेगा सब। तो सब लोग सोचता है कि ये साल का आखिरी दिन कब आएगा, थोड़ा मजा करने का हमको, नए साल का खुशियां मनाना। वो वाला खुशियां मत बनाइएगा, घर में रहिएगा, थोड़ा बहुत बनाइएगा, और नए साल में घर के लोगों के साथ में रहिएगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के आएगा तो घर वाले ही नहीं पहचान रहे कहाँ से आ रही है, तो मजा नहीं आएगा, नया साल अच्छा नहीं आएगा। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ तो सोचता होगा कि ये ऐसा कुछ करते नहीं क्या। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मेरे साथ में चलिएगा तब आपको पता चलेगा। फिर एक बार आपको सबको धन्यवाद देते हुए कहने के लिए, भाई जो नौजवान साथी है जितने जोश के साथ में, है ना, जिसने बाइक चलाने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उनका 2.5 लाख का बाइक दे दिया, भरोसा करके मेरे हाथ में, कहीं गिर गया टूट गया होता, मेरे पास तो 52 रुपये उसको ऊपर है भी नहीं है। इसलिए आपको खास करके धन्यवाद। और जो पूरी टीम है जोश के साथ में जो ले, आप लोगों को धन्यवाद। जितनी महिलाएं जिस संख्या में दिख रहा है, क्योंकि इस महिलाओं भले आपको कम संख्या में दिखेगा, लेकिन इनको धन्यवाद देना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक 100 से भी कम नहीं है, 100 के बराबर है एक। क्योंकि देखो अभी रेल के भी काम करते हैं, करते नहीं करता है। हर लोग घर में जाने के बाद क्या चाहता है, हमको चाय चाहिए, पानी चाहिए, और थोड़ा सा थक गया तो फिर ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा पैर को भी दबा दो, है ना, ऐसा सोचता है। हंसने वाला मेरे मालूम है किसका क्या दबाता है, ये छोड़ो। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना, सब वही करना मांगता है। लेकिन ये जो महिला है, ये रेल के नौकरी भी बड़े ईमानदारी से करता है, और करने के बाद अपने घर में भी जाता है, घर में भी अपना रोल अदा करता है। बच्चा होगा, माँ बाप होगा, कोई पीछे नहीं है। इनको कितने भी कभी कम समय देता, कभी 4 घंटा लोग देता है, उसमें से आधा घंटा भी देता होगा, तो कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा। मैं कभी लोगों को बोलता हूँ, मैं घर में अभी कोरोना के समय में भी घर में मैं बर्तन धोया भाई। मैं ऐसा तो मैं कोरोना के समय हर दिन बाहर रहा, मैं ऐसा अंदर का 6 दिन मैं घर पे रहा, बाकी हर दिन बाहर रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगा थोड़ा घर में भी काम नहीं, घर के लोग करने नहीं देते, वो उनकी महानता है। लेकिन मेरा बीवी का, मेरा बच्चे का, या मेरा बा का, या मेरा घर के किसी भी सदस्य अगर कपड़ा भी धोना पड़ा तो मैं धोऊंगा, और धोने के बाद बोलूंगा भी, बड़े खुशी के साथ बोलूंगा मेरा बीवी का कपड़ा धोया, क्या बोलता बोलो। तो कुछ लोग ऐसा देखते हैं ये गलत काम हो गया, मैं कभी नहीं करता। तो मैं 2-3 लोगों को पूछता, भाई तुम नहीं किया? नहीं। आप नहीं? जिसने नहीं बोला समझने का सारा 365 दिन यही काम करता होगा पक्का, इसमें कोई सवाल नहीं। मैं सत्य चीज बोलता हूँ, इसमें कोई सवाल नहीं। अरे किया तो बोलो रे भाई, खुल के अपने घर के लोगों के हैं, तो इसमें शर्माना किस बात की। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं पहली बार 2010 में बैंकॉक गया, मुझे ITF ने भेजा बैंकॉक। अभी मैं बहुत सारे लोग भेजा, करीब 28 लोगों को भेजा, बहुत सारे जगह भेजा। मैं जाता नहीं, लोगों को भेजता हूँ। अब इधर नागपुर वाले के भी चेहरे पे मैं डालता है, ऐसे नजर डाल के रखता है, इसमें से किसको भेजना है। मौका मिला तो आप लोगों को भी किसी को भेज दूंगा। मैं 28 लोगों को भेजा। तो मैं बैंकॉक गया 2010 में, वापस आया 2013 में। हमारा जो उस समय की भूतपूर्व डिवीजन सेक्रेटरी था, तो हमारा MC चौहान साहब DRM था, तो DRM का एक स्पेशल मीटिंग रूम बना। मैं डिवीजन सेक्रेटरी का नाम नहीं बोलूंगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूंगा। बगल में एक स्पेशल मीटिंग रूम उन्होंने बनाया, बड़ा अच्छा लेटेस्ट टाइप, उसके अंदर वॉशरूम भी लेटेस्ट टाइप बना। तो मैं उधर से निकला, मैं उनको बोला, वो बोला वॉशरूम में जाना है, जो भूतपूर्व डिवीजन सेक्रेटरी, तो वॉशरूम में चला गया। तो वापस आया तो मैं बोला बॉस मैं भी थोड़ा जाऊँ गया, बोला जाओ, मैं भी गया। मैं वापस आने के बाद वो साइड में मुझे लिया, जरा इधर तुमने फ्लश किया क्या, पानी डाला क्या उसमें? बोला डाला। बोला कैसे? बोला क्यों? अरे मैं ढूंढा तो मिला नहीं हमको। अभी आगे की बात सुनो, इसलिए मुझे शर्म नहीं लगता, जो हकीकत बोले। मैं बोला मैं 2010 में बैंकॉक गया, ITF वाले ने जिस होटल में गया 2.5 घंटा इसी पे गया मेरा।
लेकिन मैं डिप्टी सेक्रेटरी साहब को एक सवाल दूसरा किया। मैंने बोला आप तो 2012 में आप तो फ्रांस गए थे, आप तो पेरिस गए थे कि नहीं गए थे, या इधर से ऐसे ही बोल के एयरपोर्ट से वापस नहीं गया? तो बोला मैं गया था। तो बोला फिर उधर आप वॉशरूम को भी इस्तेमाल नहीं किया क्या? नहीं, उधर बहुत ठंडी था ना, कागज पे चल गया सब। ये देखो, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सत्य की इसमें बोल रहा हूँ, इसमें कोई मजाक नहीं। आपको हंसी लगता होगा, लेकिन हंसते रहिएगा, वही जिंदगी का आपका मजा है। और अब एक बार और सब शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए मेरा दो शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।